हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं, वैसे तो आज देखो हमारा डे 5 है जिसमें हमें करना है रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब जब भी हम रिएक्शन करते हैं, है ना, तो उसके लिए ये वाला जो पार्ट है रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगा, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आज की क्लास अगैन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम पहुंच चुके हैं डे 5 में। आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर पहुंच रही होगी, है ना। आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि यस मैम आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी हमने इन सब के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। अब आज हम इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद एंड प्रोडक्ट बनने से पहले बनता है उसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्शन के बीच में बनने वाला, ठीक है, रिएक्शन के बीच में बनने वाला वो स्पीशीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी क्या जनरली हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट जो भी हमने कैटलिस्ट डाला है और प्रोडक्ट दिखा देते हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, वो हाईली अनस्टेबल होंगे, उनकी जो लाइफ है, ठीक है, वो बहुत शॉर्ट होती है। 10⁻⁻⁻6 सेकेंड, बहुत कुछ सेकंड्स की उनकी लाइफ होती है, बहुत कम सेकंड्स की लाइफ होती है, इसलिए हम उसको जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते। बट इंटरमीडिएट्स आर इंपॉर्टेंट, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बना है और इसके बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इंटरमीडिएट की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, येस और नो। तो कौन कौन से इंटरमीडिएट हमें देखने के लिए मिलते हैं जब हम रिएक्शन को करते हैं? कार्बोकटायन, कार्बोअनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्राइन्स एंड बेंजाइन। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अगर आपने अब तक जो भी हमने 4 लेक्चर्स किए हैं वो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, हर एक लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोकटायन से। सो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन कब होता है? जब कार्बन के साथ ऐसा स्पीशीज जुड़ा हो जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। सो इन दैट केस कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कार्बन है, सारे हाइड्रोजन लगा दिए, और यहाँ पे ये जो स्पीशीज है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तब क्या होगा, अब ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, और जैसे ही मौका मिलेगा बॉन्ड टूटता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, जो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज होगा। तो ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इस हेलोजन को या फिर जो भी स्पीशीज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन उसको जाके मिल जाएगा। ठीक है, यहां से X निकल जाएगा, ठीक है, X निकलेगा और साथ ही साथ अपना और अपने साथी यानी कि अपने कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, जिसकी वजह से बेचारा कार्बन दुखी हो जाएगा, है ना। इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन से, जिसको हम कहते हैं कार्बोकटायन। ठीक है, अब क्या बचा है, ये हाइड्रोजन तो है ही इसके पास, लेकिन X निकल जाने की वजह से इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज मिथाइल, ठीक है, कटायन। ये हमारा क्या बन जाएगा, मिथाइल कटायन, और मिथाइल कार्बोकटायन लिख सकते हैं, मिथाइल कार्बोकटायन। ठीक, पता चल गया कार्बोकटायन का फॉर्मेशन कब होगा, जब कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कनेक्ट होंगे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होगा तो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इन दैट केस कार्बोअनायन बन जाएगा, जो हम पढ़ने वाले थोड़ी ही देर में। समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की खासियत क्या है, कार्बोकटायन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में जरा हम बात करते हैं। तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, है ना। अभी हमने देखा ना, कार्बन ने सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इसके वैलेंस शेल में देखो 6 इलेक्ट्रॉन है,
जबकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो जो कार्बोकटायंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर के होते हैं। फिर इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ऑलरेडी हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज फाउंड इन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक, सब ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये SN1, इन सब में हम कार्बोकटाइन के बारे में जानेंगे, ठीक है। आप SN1 पढ़ोगे तो उसमें कार्बोकटाइन के बारे में है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें कार्बोकटाइन के बारे में दिया गया है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे हम। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा CH3 CH2, इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज था जो इसको छोड़ के चला जा चुका है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया, 2 कार्बन है तो इथाइल कार्बोकटायन, ये बन जाएगा हमारा इथाइल कार्बोकटायन। ऐसे ही 3 कार्बन ले लो तो प्रोपाइल कार्बोकटायन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये बन जाएगा हमारा प्रोपाइल कार्बोकटायन, ठीक है। क्या बन जाएगा, प्रोपाइल कार्बोकटायन बन जाएगा। ऐसे ही आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकटायन भी हम बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है, पता है, अभी यहाँ पे कहीं पे भी ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा, और वो तो और ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वहां पे हमें रेजोनेंस देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है, हमारे पास ये कार्बन है जिसके ऊपर CH, ये जिसके ऊपर प्लस साइन है, और उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है। ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड के एडजेसेंट उसके बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस टाइप की हम कटायन को क्या कहते हैं, अलाइल कार्बोकटायन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा एलाइल कार्बोकटायन, ठीक है। अब अगर दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर वहां ना हो कि सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, यस। अब हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम ये बनाएं, अब हमारा मन कर रहा है कि हम ये बना दें। अब देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विनाइल कार्बोकटायन, ठीक है, विनाइल कार्बोकटायन। समझ में आ गया एलाइल कार्बोकटायन क्या होता है एंड विनाइल कार्बोकटायन क्या होता है। अब जरा हम इनके स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, तो कौन कौन है जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बना के रखेगा, रेजोनेंस सबसे ज्यादा, है ना, जहां पे रेजोनेंस होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये हम डे 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ये हम डे 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये वाला ट्रेंड, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास ये वाला कार्बोकटायन आता है, एक तो हमारे पास ये कार्बोकटायन है, सेकंड ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी बताना है कार्बोकटायन का। कैसे बताएंगे इसकी स्टेबिलिटी, देखो हमने कहा है यहाँ पे रेजोनेंस होगा, नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, तो रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो सकता, पाई बॉन्ड नहीं है, तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से आइडेंटिफाई करें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बोकटायन के पास कितने अल्फा कार्बन है, जो कार्बोकटायन से डायरेक्टली कार्बन जुड़ेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे हमें 9 अल्फा हाइड्रोजन देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कितने अल्फा हाइड्रोजन देखने के लिए मिल रहे हैं,
यस, एनी आइडिया? देखो ये हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये अल्फा कार्बन के साथ कनेक्ट नहीं है। जब तक अल्फा कार्बन के साथ वो कनेक्ट नहीं होगा तब तक उसको अल्फा हाइड्रोजन हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो ये अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारा 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, मतलब मेरे ख्याल से ये बात तो बराबर ही है, ये दोनों के दोनों तो सेम ही है ना? चलो इसमें कोई बात नहीं, दोनों के दोनों हमें यहाँ पे क्या मिल गए? सेम मिल गए, ठीक है? और यहाँ पे देखो कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है? यहाँ पे कितना हो गया? 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। काम करते हैं, दोनों के दोनों सेम है तो इसको हम सी एच 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 और ये कार्बोकटायन हमने बना दिया, ठीक है? हमने ये वाला कार्बोकटायन बना दिया। इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अब स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? देखो ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ए, देन बी, देन डी और उसके बाद सी। ये हमारा स्टेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है? क्या इतना क्लियर है? ये हमारा क्या आ जाएगा? स्टेबिलिटी आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, आपको बताना है कि इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक? विच इज मोर स्टेबल, है ना? इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3, एक हमारे पास ये कंपाउंड है, और CH3 CH पॉजिटिव चार्ज OH, और एक हमारे पास ये है, ठीक है? एक हमारे पास क्या है? ये कंपाउंड। चलिए अब बताना है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा और क्यों। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? A इज मोर स्टेबल और B इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है हमको कि इसके पास सबसे पहले क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा यहाँ पे इफेक्ट होता है? तो रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट। दूसरे नंबर पे आता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो, क्या आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है? क्या आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है? तो यहाँ पे देखो भैया, लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ सकता है, यस? तो यहाँ पे तो रेजोनेंस हो जाएगा, और जहां पे रेजोनेंस हुआ वो क्लियर कट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे रेजोनेंस होने वाला नहीं है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बट हमें पता चाहे 6 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो, हाइपर कॉन्जुगेशन के आगे कौन होता है? रेजोनेंस होता है, और अगर रिएक्शन में रेजोनेंस है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? चाहे कितने भी अल्फा हाइड्रोजन क्यों ना हो फिर हमारे पास। सो बी इज, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है? बी इज मोर स्टेबल देन ए ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, सो बी इज मोर स्टेबल, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। समझ में आ गया इतना? क्या इतना क्लियर है? नाउ इसके बाद हम स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन। सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल होगा? जहां पे रेजोनेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? सो PH3C पॉजिटिव, मतलब इस कार्बन के साथ 3 फिनाइल ग्रुप अटैच है, फिर 2 फिनाइल ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पे CH बन जाएगा, है ना? फिर एक फिनाइल ग्रुप अटैच होगा इसके पास, क्या इतना क्लियर है? फिर इसके पास कितने फिनाइल ग्रुप अटैच होंगे? एक फिनाइल ग्रुप अटैच होगा, है ना? फिर ये टर्शरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन, एंड देन प्राइमरी कार्बोकटायन, ठीक है? एंड देन प्राइमरी कार्बोकटायन, और उसके बाद हमारा मिथाइल कार्बोकटायन आ जाता है। तो ये स्टेबिलिटी का
ऑर्डर है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज मोर स्टेबल। डन है इतना? यस और नो? क्या इतना डन है? हम आगे बढ़ जाएं अब। तो इसके बाद कार्बोकटायन के बाद हम बात करते हैं कार्बोनायन की। क्या होता है कार्बोनायन? ऐसे स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी कि जिसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। कार्बोकटायन क्या था? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज था, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। यहाँ पे जो कार्बोनायन है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की कैटेगरी में आएंगे, और जो रिच स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अ कार्बन आयन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अ नेगेटिव चार्ज ऑन अ कार्बन एटम। बट अब ये नेगेटिव चार्ज आता कैसे है? व्हेन कार्बन इज अटैच विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज देन कार्बन, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस ये Y लगा हुआ है एंड Y इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? जब ये जाएगा, ठीक है, कार्बन क्या करेगा? अब कार्बन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा और Y को भगा देगा। तो यहां से ये Y पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारा, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया? लोन पेयर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? यस, ये हमारा लोन पेयर हो गया, या फिर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बोनायन। यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन किसका हो गया? मिथाइल कार्बोनायन। जिस तरीके से हमने कार्बोकटायन में अलाइल कार्बोकटायन, विनाइल कार्बोकटायन के बारे में बात किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे अलाइल एंड विनाइल कार्बोनायन के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है अलाइल एंड विनाइल? यस, CH2 और इसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज CH2 CH3, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होगा या फिर जब लोन पेयर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलाइल कार्बोकटायन बोलेंगे, एलाइल कार्बोकटायन। और अगर उसी कार्बन पे जिस पे डबल बॉन्ड है उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? यस, उसको हम क्या बोलेंगे? तब ये हमारा क्या बन जाएगा? विनाइल कार्बोकटायन। ठीक है, तभी हमारा बन जाएगा विनाइल कार्बोकटायन। अब हम इन विनाइल कार्बो एनायन था ना, ये नेगेटिव है, विनाइल कार्बोनायन। यहाँ पे भी एलाइल कार्बोनायन एंड विनाइल कार्बोनायन। अब इन कार्बोनायंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि इनकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले क्या कहा है? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स इनके पास देखो क्या होते हैं, जितने ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कार्बोनायन के ऑक्टेट में, मतलब हम बोल सकते हैं लास्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो उनको डोनेट कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो एज अ लोन पेयर की तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन है उनके वैलेंस शेल में, तो हम क्या बोलेंगे? वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? जरूरतमंद को अपना इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके पास क्या है? यस, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है ये, और एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ठीक है, टोटल हाइब्रिडाइजेशन का कितना हो जाएगा? sp3। नाउ कार्बोनायन आर हाईली रिएक्टिव एंड कैन रिएक्ट विद वैरायटीज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। क्यों इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ ये रिएक्शन शो करता है? क्योंकि खुद ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो ऐसे स्पीशीज के साथ, ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करेगा जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है।
ठीक है, समझ में आ गया है। नाउ कार्बन आयन एग्जिस्ट इन ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, कार्बन आयन आर लुईस बेस। जो कार्बन आयन होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। लुईस बेस कौन होते हैं? जो अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, लुईस बेस कौन होते हैं? लोन पेयर डोनर होते हैं। तो कार्बन आयन भी क्या है? इनके पास तो लोन पेयर है, तो कार्बन आयन भी अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। इस वजह से कार्बन आयन को क्या कहा गया है? लुईस बेस कहा गया है, which means they donate electron pair। समझ में आ गया? क्या इतना क्लियर है? अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे भी कार्बन आयन में भी क्या है? सबसे ज्यादा रेजोनेंस है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और इसके बाद है इंडक्टिव। ठीक है, फिर आता है हमारा इंडक्टिव। अब इनके स्टेबिलिटी के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं कि कौन सी स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल है। आपको अभी यहाँ पे बताना है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और फिर बताएंगे कि विच कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर? चलो भाई, फटाफट से यहाँ पे बताएंगे विच कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल। चलिए, विच वन इज मोस्ट स्टेबल कैसे पता करेंगे? अब फटाफट से वो मत कर आ जाना जो हमने कार्बोकेटायन में सीखा है। ठीक है, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन का ट्रेंड बिल्कुल ऑपोजिट है। कार्बोकेटायन में होता है 3 डिग्री, कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। बट इन केस ऑफ कार्बन आयन ये चीज कैसी होती है? उलट जाती है, पलट जाती है। ठीक है, 1 डिग्री इज मोर स्टेबल। कैसे 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है? यस, कैसे 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल? आप खुद सोचो। इस कार्बन के पास क्या है? ऑलरेडी लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको और नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए। ये खुद अब बिल्कुल रेडी है कि मैं अपना नेगेटिव चार्ज, मैं अपना जो लोन पेयर है वो किसी दूसरे को डोनेट करके उसकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, बट इसके साथ ये जो CH3 ग्रुप अटैच है, ये कैसे ग्रुप होते हैं? ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये कैसे ग्रुप होते हैं? ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को डोनेट करेंगे। अब आप खुद सोचो, इस कार्बन के पास ऑलरेडी सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास इतने इलेक्ट्रॉन है जिससे ये दूसरों की हेल्प कर सकता है, बट इसको फिर भी इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। जो चीज इसके पास है वही अगर बार बार इसको मिलेगी तो क्या करेगा? ये गुस्सा हो जाएगा, है ना? और जब ये गुस्सा हो जाएगा तो ये अपनी रिएक्टिविटी को कर देगा कम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस कार्बन को परेशान करने के लिए 2 ही मिथाइल ग्रुप है, तो थोड़ा ये कम रिएक्टिव होगा, है ना? इसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा कम गुस्सा होगा। फिर ये और इसको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अभी अगर हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा D है, फिर C, फिर B और फिर A। DCBA क्या हो जाएगा? DCBA। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यस और नो, इतना क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने अटैच है, रेजोनेंस हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, न्यूट्रल है। तो इस बेसिस पे भी हम कार्बन आयन को क्या कर सकते हैं? यस, क्या कर देंगे? कार्बन आयन को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलो, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2 A, B यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? CH3 CH पॉजिटिव CH3। ठीक है, और C हमारा यहाँ पे ये। अब बताना है A, B और C। ठीक है, A, B और C में से कौन कार्बोनायन ज्यादा स्टेबल है एंड क्यों है? यस, A, B और C में से कौन सा कार्बोनायन ज्यादा स्टेबल है और उसकी स्टेबिलिटी का राज क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, अब आप देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पे एक चीज दिख रही है, पता है क्या? हमें यहाँ पे तो दिख गया सीधे सीधे रेजोनेंस, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, तो ये
CH नेगेटिव। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि CH के साथ दो CH3 ग्रुप अटैच है। ठीक है, दो CH3 ग्रुप यहाँ पे क्या है, अटैच है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे जबकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा, एंड दिस वन इज न्यूट्रल। सो जब हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ए ज्यादा स्टेबल है। अब ये क्या कर रहा है, देखो भाई यहाँ पे तो प्लस आई इफेक्ट लग गया, लेकिन ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाला प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए सी और बी, क्या आ गया यहाँ पे, ए सी और बी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इज दैट क्लियर? क्या इतना यहाँ पे समझ में आया या फिर नहीं आया, ये चीज आपको फटाफट से यहाँ पे क्लियर करनी है। ओके, चलो अब इसके बाद हम आ गए हैं थर्ड इंटरमीडिएट पे, एंड द थर्ड इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, जिसके पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन की, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्लियर है? यस, क्या ये चीज क्लियर है? So a free radical is termed as a molecular species which can contain an unpaired electron in its atomic orbital and can exist independently. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब ये चीज होती कैसे है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कैसे प्रेजेंट होगा, तो जो C और X है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो C और X है, यहाँ पे X और कार्बन की हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो एकदम बराबर, हम बोल सकते हैं कि बहुत हद तक क्लोज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। ठीक है, और इस क्लोज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से जब बॉन्ड टूटेगा तो कोई ज्यादा पावरफुल है नहीं कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए। सो इन दैट केस यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा और दो इलेक्ट्रॉन बिखरेंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्री रेडिकल बना के खुश हो जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने रख दिया, तो इस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं? यस, फटाफट से बताइए, इस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं? होमोलिसिस। ठीक है, इस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को हम होमोलिसिस बोलेंगे। यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है और एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास है, जो इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज मिथाइल। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? फ्री रेडिकल। सो सीधा लिखेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। समझ में आ गया किस तरीके से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है? सो दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक, इसमें भी आप आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, एलाइलिक, विनाइलिक, ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या खासियत है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्या है भाई, फ्री रेडिकल जो है, ठीक है, उसके वैलेंस शेल में, उसके लास्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? तो उसके लास्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इसको हम बोलते हैं। सो फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड दे आर अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड। तो आउटर मोस्ट शेल इसका कंप्लीट नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंड ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। ठीक है, फिर फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ऑड इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो किसी के साथ पेयर नहीं करता है, तो ये हमेशा कैसे रहेंगे? फ्री रेडिकल हमेशा पैरामैग्नेटिक नेचर के रहेंगे। किस नेचर के रहेंगे? पैरामैग्नेटिक नेचर के रहेंगे। फ्री रेडिकल्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ फ्री रेडिकल कैन नीदर डोनेट और एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स। अब फ्री रेडिकल की भैया हिम्मत नहीं है, ठीक है, फ्री रेडिकल की अब हिम्मत नहीं है कि उनका जो क्लीवेज हुआ है, उनका जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो होमोलिटिक हुआ, दोनों का बंटवारा हो गया और बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिल गए, जिसकी वजह से, ठीक है, ये क्या है? हाईली अनस्टेबल है, एक को भी स्टेबिलिटी नहीं मिली, दोनों के दोनों ही यहाँ पे अनस्टेबल कैटेगरी में आ जाते हैं। समझ में आ गया इतना? यस।
क्या इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर है? नाउ अब हम अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की, तो जो हमने कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी, तो वही सेम स्टेबिलिटी यहाँ पे फ्री रेडिकल में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सेम स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल्स में भी देखने के लिए मिलेगा। CH3, तो ये हमारा टर्शरी हो गया। फिर CH3, ठीक है, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल फ्री रेडिकल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, और फिर मिथाइल कार्बोकटायन। कैसे पता किया हमने? ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसके पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस बेसिस पे हमने ये चीज की है आइडेंटिफाई। ठीक है, इस बेसिस पे क्या किया हमने? ये चीज आइडेंटिफाई की है। नाउ इट्स क्लियर। चलो अब यहाँ पे 4th इंटरमीडिएट पे हम आ चुके हैं, और इसको बिल्कुल 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 ध्यान से आपको पढ़ना है। दैट इज कार्बीन। और जरा सोचो, ठीक है, और बताओ कि 11th 12th में हमने ऑर्गेनिक के इतने सारे टॉपिक किए, क्या कभी किसी रिएक्शन में, ठीक है, लेक्चर देखने के बाद नहीं बताना है, अभी पॉज करना है, जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसी वक्त पॉज करके बताना है कि यस मैम हमने कार्बीन यहाँ पे बनते हुए देखा है, इस रिएक्शन में बनते हुए देखा, उस रिएक्शन का आपको नाम बताना है। ठीक है, यहीं पे वीडियो को पॉज करके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कार्बीन के बारे में। तो कार्बीन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कार्बीन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसके बारे में जरा हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, खासिफ लोन पे। ओके, सो कार्बीन एक ऐसा स्पीशीज है। ठीक है, कार्बीन कैसा स्पीशीज है? एक ऐसा स्पीशीज है, हम बोल सकते हैं एक न्यूट्रल स्पीशीज है। ठीक है, कार्बीन जो होता है वो कैसा स्पीशीज है? एक न्यूट्रल स्पीशीज है, जिसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि होने 8 चाहिए। दैट मीन्स कार्बीन ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, कार्बीन भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैटेगरी में ही आता है। समझ में आ गया? सो कार्बीन हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। देखो, जो कार्बीन है, जो कार्बन है, वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर बनाएगा। ऐसा स्पीशीज जो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर बना रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम कार्बीन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है? सो फ्रॉम दिस carbon have 6 electron in their वैलेंस शेल। कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम क्या बोलेंगे? जो कार्बीन है वो कैसा स्पीशीज है? कार्बीन इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। कार्बीन इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। कार्बीन कैसा स्पीशीज है? तो कार्बीन एक न्यूट्रल स्पीशीज है। अब अगर ये न्यूट्रल स्पीशीज है, ठीक है, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, तो जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? यस, सो कार्बीन इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, है ना? कार्बीन इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। कार्बन कैसा स्पीशी है? तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? ये हाईली अनस्टेबल है, एंड इसकी हाफ लाइफ हम बोल सकते हैं कि इसका बहुत ज्यादा शॉर्ट लाइफ होता है। ठीक है, इट इज हाईली अनस्टेबल, इट इज हाईली अनस्टेबल, एंड इसकी बहुत छोटी सी जिंदगी होती है। इट हैज वेरी शॉर्ट लाइफ। ठीक है, इसकी जो लाइफ है वो कैसी है? बहुत ही ज्यादा कम है। समझ में आ गया? नाउ कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2, 2 बॉन्ड बना लिए इसने, और इसके पास एक लोन पेयर है।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बीन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा, मिथाइल कार्बीन। ऐसे ही इथाइल कार्बीन, प्रोपाइल कार्बीन, है ना। फिर CCl2, ये कहीं ना कहीं तो देखा है भाई, CCl2, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। फिर आता है CF2, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइफ्लोरोकार्बीन, डाइफ्लोरोकार्बीन। अगर हमने क्लोरीन लगा दिए तो डाइक्लोरोकार्बीन, फ्लोरीन लगा दिए तो डाइफ्लोरोकार्बीन। ठीक है, C6H5CH और इसके ऊपर लगा दिया हमने लोन पेयर, ये क्या बन गया, ये बन गया है हमारा फिनाइल कार्बीन। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा फिनाइल कार्बीन। अब कार्बीन की खासियत क्या है कि कार्बीन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और इसके पास क्या होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो कार्बीन हैव 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, ये या तो पेयर बोल दे या फिर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल दे। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। नाउ इसके बाद कार्बीन कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो कार्बीन 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। ठीक है, कार्बीन आर 2 टाइप। कार्बीन कितने टाइप के होते हैं, तो कार्बीन 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आ जाएगा हमारा सिंगलेट एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रिपलेट। ठीक है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, तो सिंगलेट कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सिंगलेट का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। वही अगर ट्रिपलेट की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। समझ में आ गया, sp2 सिंगलेट एंड sp इज ट्रिपलेट। इज दैट क्लियर। जैसे कार्बन है 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फिल कर लेंगे, है ना। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो देखो ये जो दोनों हैं ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा जहाँ पे sp2। ठीक है, नया जो बॉन्ड बनेगा ये फुल्ली फिल्ड है यहाँ पे और यहाँ पे एक एक हमने इलेक्ट्रॉन फिल किया। ये सारी की सारी क्या है, sp2 sp2 एंड sp2 और ये जो है ये पूरा का पूरा खाली है। तो सिंगलेट क्या होता है, जिसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। ये भी याद रखना, सिंगलेट क्या होता है, सिंगलेट कार्बीन जिसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो उसको हम सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं। एंड उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब देखो इसमें ये जो है ये पूरा फुल है ना, ये पूरा कैसा है, फिल है, जिसकी वजह से ये नॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। जो लोन पेयर दिखते हैं ना, जो 2 ऐसे बिंदी दिखते हैं आपके, वो बिंदी क्या है, वो यही है। ठीक है, वो बिंदी क्या है, वो यही है। 2 लोन पेयर बन, ये 2 बॉन्ड पेयर बन गया और ये हमारा लोन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग की तरह यहाँ पे काम करेगा। समझ में आया, किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखो ट्रिपलेट वाले में देखो क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2, यही है, फिल करो। 1s2 से तो हमको मतलब ही नहीं है। ठीक है, 1s2 से हमको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रिपलेट कार्बीन में जो इलेक्ट्रॉन है 2s के वो एक्साइट होके 2p में चले जाते हैं। ठीक है, एक्साइट होके क्या हो जाएगा, ये 2p में चला जाएगा। वन टू और एक ये 3, ये
ठीक है, 1 2 और ये 3। अब आपको देखने में लग रहा है कि अरे ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था। ठीक है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। पर ट्रिपलेट में यहाँ पे क्या होता है, ये एंड यहाँ पे ये है हमारा sp। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एज सच कोई बॉन्डिंग के लिए देख रहे हो, ये पी वाई और पी जेड ये दोनों के दोनों भरे हुए, वेकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल नहीं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जबकि सिंगलेट वाले में हमारे पास वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता था। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये देख लो। अगर मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, किसका लेके चल रहे हैं हम, मान लो हमारे पास 2 बॉन्ड बनाए गए ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये किसके लिए, ये है हमारा ट्रिपलेट के लिए। ठीक है, सिंगलेट के लिए बता दिया ऑलरेडी किस तरीके से हम सिंगलेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें इसका शेप कैसा होता है, वी शेप। ठीक है, बेंट शेप बोल दो, और हम इसको वी शेप भी बोल सकते हैं, बेंट शेप या फिर वी शेप। वही अगर ट्रिपलेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीन्ड शेप होता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें कैसा शेप देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हमें लीन्ड शेप देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। अब हम कार्बीन के स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज जो आपको गांठ बांध लेनी और जहां से क्वेश्चन नीट में आता है वो क्या है, कार्बीन के हेलोजेंस की बात अगर हम करें। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना हमेशा, चलो एक क्वेश्चन देती हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास CCl2 है। ठीक है, हमारे पास क्या यहाँ पे CCl2, और यहाँ पे भी हमने वही लिया है CCl2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाले में कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। फर्स्ट वाले में हमें कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा, बट सेकंड वाले में हमें लोन पेयर दिख रहा है। तो क्या हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सिंगलेट है एंड कौन ट्रिपलेट है। तो ये तो फिक्स है कि ये हमारा ट्रिपलेट, अभी हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से होता है, इसमें लोन पेयर बन रहा है, ये हमारा क्या है, सिंगलेट है। ठीक है, हमारा क्या है, सिंगलेट। अब कैसे पता चलेगा कि स्टेबल कौन है, तो हमेशा याद रखना जब भी हम हेलोजन का कार्बीन लेते हैं, जब भी हम हेलोजन का कार्बीन लेते हैं तो उस केस में सिंगलेट कार्बीन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट कार्बीन। समझ में आया क्या कहा, जब भी हम हेलोजन वाला, ठीक है, हेलोजन के साथ कार्बीन लेते हैं, ठीक है, जब भी हम हेलोजन के साथ कार्बीन लेते हैं तो इन दैट केस सिंगलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, सो in case of halogen, singlet carbene is more stable than triplet carbene. Singlet carbene is more stable than triplet carbene. समझ में आ गया, क्लियर है। अब दोबारा से मैं क्वेश्चन दे दूं, मैंने यहाँ पे दिया है CbR2 और यहाँ पे भी है CbR2। अब बताएंगे कि यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल है, तो फटाफट से यहाँ पे क्या ढूंढ लेना है आपको, फटाफट से यहाँ पे आपको सिंगलेट ढूंढ लेना, और यहाँ पे लोन पेयर दिख गया तो ये हो जाएगा हमारा ज्यादा से ज्यादा स्टेबल। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा स्टेबल। ठीक है, क्या इतना करेक्ट है। चलो और एग्जाम्पल लो। ठीक है, कार्बीन पे एक आध एग्जाम्पल हम और करते हैं, फिर हम देखेंगे कि आखिरकार ये कार्बीन बना कैसे है। ठीक है, आखिरकार ये कार्बीन बना कैसे, जरा हमें भी तो पता चले। हमने यहाँ पे ले लिया है CF2, CCl2, CbR2 एंड Ci2। तो हमारे पास ये 4 स्पीशीज है। अब इसमें से बताओ भाई कि सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा स्पेशल नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बीन कौन सा है।
CF2, Cl2, CBr2 या फिर Ci2। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे कार्बन कैसा है, P में आएगा, तो ये भी 2p है और ये भी 2p है। ये 2p है बट ये हमारा 3p में आ जाएगा, ठीक है। ये 2p है बट ये 4p में है, और ये 2p है बट ये 5p के अंडर आएगा। नाउ विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सा यहाँ पे कार्बीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे पता करें? यस कौन सा कार्बीन यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो देखो हमें पता है कि जिसमें जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी, क्या कहा, जिसमें जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल की कैटेगरी में आएगा। बट सिमेट्री का क्या मतलब है, ये किसमें 2p 2p, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, मतलब ये सबसे ज्यादा, फिर ये, और जितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा उतना कम इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। समझ में आ गया है? यस समझ में आ गया। ओके अभी यहीं पे हम बात कर लेते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन कैसे हुआ होगा इसका फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे ले लिया एक क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक क्लोरोफॉर्म ले लिया, थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक। इसका रिएक्शन हमने थोड़े से बेस के साथ करा दिया, ठीक है, हमने इसके साथ आप KOH ले लो, NaOH ले लो, C2H5O नेगेटिव ले लो, C6H5O नेगेटिव ले लो, तो आप KOH की जगह ये सारी चीजें ले सकते हैं। अब होगा ये कि यहाँ से निकल जाएगा वाटर, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये OH और ये निकल गया, तो एक तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और एक यहाँ से KCl निकलने के चांसेस हैं, ठीक है। वाटर निकल गया, वाटर निकलते क्या बन गया, कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, वहां से हाइड्रोजन गया। अब हाइड्रोजन की खासियत क्या होती है कि वो जब भी जाता है, ज्यादातर केस में वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को ही डोनेट कर देता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को ही डोनेट कर देता है। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ये जो K पॉजिटिव है वो निकल गया Cl को लेके, एक Cl यहाँ से चला गया इसको फिर से धोखा देके, तो ये बन गया हमारा कार्बीन, ठीक है, डाइक्लोरो कार्बीन। और ये कैसा कार्बीन है, ये सिंगलेट कार्बीन है, डाइक्लोरोकार्बीन। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, CCl2, समझ में आ गया, CCl2 इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके इज दैट क्लियर? अब ये कहाँ पे देखने के लिए मिलता है हमको, यस ये रिएक्शन हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, एक बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं फेमस नेम रिएक्शन है। अब आइडिया लगाओ ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। तो मैं बता दूं ये हमें रीमर टीमन रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे CCl2 होता है। हमें कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में ये चीज देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन हुआ है। इज दैट क्लियर? क्या इतना समझ में आ गया है? मेरे ख्याल से आ गया है ना? ठीक है भाई, हमने अभी कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा था एंड आई होप कि ये कार्बोकैटायन के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब कार्बोकैटायन के बाद अब कार्बोकैटायन के बाद हम कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करेंगे। देखो हमने ये पढ़ा था कि ट्रिपल जो है यानी कि 3 डिग्री जो है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर उससे कम स्टेबल 2 डिग्री है, उससे कम स्टेबल 1 डिग्री है। बट अगर हमारे पास मौका है, मान लो कि मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, मुझे दिख रहा है कि ये अनस्टेबल है, ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, बट अगर मुझे मौका मिले कि मैं उस कार्बोकैटायन का शिफ्ट करके उसको रीअरेंज करके स्टेबल बना दूं, तो मैं ये मौका क्यों छोड़ूंगी, है ना। जब आपको पता है कि पेपर में आप चीटिंग कर सकते हो, ऐसा होता है 12th में आप लोगों ने किया होगा, है ना, आपको पता है, खास करके 11th में, हाँ, कि सामने वाले से जब हम चीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, हाँ, घर में बहुत इज्जत हो जाएगी, अरे भाई इतने नंबर आ गए, कैसे बिना पढ़े इतने नंबर आ गए, तो हमें हमारे पास एक मौका है, तो हम क्या करते हैं उस मौके को जल्दी से ग्रैब कर लेंगे
है ना, और अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लेंगे। तो ऐसे ही कार्बोकेटाइन के साथ है, अगर कार्बोकेटाइन को मौका मिल रहा है, ठीक है, कि वो खुद की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा कार्बोकेटाइन का, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट किन किन तरीके से हो सकता है, तो हाइड्राइड शिफ्ट यानी कि हाइड्रोजन को शिफ्ट करके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। फिर यहाँ पे फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग को, ठीक है, शिफ्ट करके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन ये है कि 1,2 शिफ्टिंग ही होगी। इसकी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट, मान लो कि फर्स्ट के ऊपर कार्बोकेटाइन, तो वो सेकंड वाले से सेकंड पे ही शिफ्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि थर्ड वाला में ज्यादा स्टेबल दिख रहा है तो जाके थर्ड वाले पे वो चला जाएगा, ना भाई, वो क्या होगा, 1,2 शिफ्टिंग ही यहाँ पे पॉसिबल है। इस चीज को बिल्कुल आपको गांठ बांध लेनी है, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में कंडीशन क्या होती है, 1,2 शिफ्टिंग। इसका क्या मतलब है, समझ ही नहीं आ रहा है ना, इसका क्या मतलब है समझ ही नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, एक क्वेश्चन के साथ इस चीज को हम समझेंगे। देखो, CH3 CHH CH2 और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक, हमारे पास ये है। अब देखो ये कैसा कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कैसा कार्बोकेटाइन है ये, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जो कि लेस स्टेबल होता है ना। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसा होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है। अब अगर ये लेस स्टेबल है और इसके पास मौका है कि ये सेकंड वाले के पास जाके शिफ्ट हो जाए, तो फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन सेकंड वाले कार्बोकेटाइन पे जाएगा, बट कैसे, एक हाइड्रोजन को उसको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ने हाइड्रोजन को हटाया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी क्या बन जाएगा, CH3CH, एक पॉजिटिव चार्ज, और इधर वाला हाइड्रोजन इधर आ चुका है। नाउ अब ये बन गया है 2 डिग्री, जो कि 1 डिग्री से तो ज्यादा ही स्टेबल है, ठीक है। अभी क्या बन गया है, 2 डिग्री, जो कि 1 डिग्री से तो ज्यादा ही स्टेबल है। समझ में आ गया, क्लियर है क्या इतना, यस क्या इतनी चीज यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे हमने किस चीज को हटाया है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की है, ठीक है। किस चीज की हमने यहाँ पे शिफ्टिंग की है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की है ना, समझ में आ गया। हाइड्राइड हमने हटाया है, हाइड्राइड की जगह हमने क्या ले लिया, वहां पे कार्बोकेटाइन, और हाइड्राइड को हमने फटाफट से शिफ्ट कर दिया है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो इसके बाद हम अब देखो होगा क्या, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है हमारी, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, सोचो सोचो सोचो, और एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं। अभी तो इस हाइड्रोजन वाला तो हमने देख लिया, मान लो, ठीक है, CH3C CH3 और CH3 CH2 कार्बोकेटाइन हमारे पास ये हो, ठीक है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है, अभी भी हमारे पास कैसा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जो कि लेस स्टेबल होता है, ठीक है। कैसा कार्बोकेटाइन है यहाँ पे हमारे पास, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जो कि लेस स्टेबल होता है। अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये लेस स्टेबल है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा, अब क्या करें, स्टेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कार्बोकेटाइन है वो सेकंड पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होने वाला है, यहाँ पे CH3 शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो ये CH3 इसकी जगह और ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमें दिखेगा CH3C CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2 और इसके साथ आ गया है हमारा CH3। अभी कैसा बन गया, 1 2 3, ये हमारा बन गया 3 डिग्री, जो कि मोर स्टेबल है, ठीक है। कैसा बन गया ये हमारा 3 डिग्री, जो कि मोर स्टेबल है, क्लियर है,
समझ में आया? नाउ थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, CH3C PH PH CH2 पॉजिटिव। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब आप सोचो, ना ही तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्राइड है, ना ही तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है, अब क्या करें? लेकिन यहाँ पे हमारे पास फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास फिनाइल ग्रुप लिखा हुआ है। अब इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे? तो देखो सेम ही है, चाहे हाइड्राइड हो, चाहे मिथाइल हो, चाहे फिनाइल हो, तीनों को हम रीअरेंज कर सकते हैं विद कार्बोकेटायन के साथ, है ना। तो इसको हम इधर लेकर आएंगे, ये पीएच इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, और ये बन जाएगा हमारा CH3C, यहाँ पे है PH CH2 PH। बस ये कितना था? ये हमारा 1 डिग्री था जो कि लेस स्टेबल था, ठीक है, 1 डिग्री जो कि लेस स्टेबल था, और ये हमारा बन जाएगा 2 नहीं, ये हमारा 3 डिग्री बन रहा है ना, 3 डिग्री, ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है? 3 डिग्री मोर स्टेबल। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी एंड नाउ यू हैव टू टेल कि यहाँ पे किस चीज का शिफ्ट होगा, ठीक है, आपको ये चीज बतानी है कि यहाँ पे किस चीज को हम शिफ्ट कराएंगे। ये है, ठीक है। अब फटाफट से बताओ, क्या यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा या फिर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा? यस, क्या यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा या फिर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा? कैसे पता करें? यस, एनी आइडिया कैसे पता करें भाई कि मिथाइल शिफ्ट होगा कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा? तो अभी मैं बता दे रही हूँ, पर आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, है ना, रील्स के नहीं, इस चीज की भी ट्रेंड आपको पता होनी चाहिए कि कौन सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट हो जाएगा, देखो कार्बोकेटाइन इस पे आएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा, किसके पास? इस किसके पास? नहीं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 1,2 H नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये बन जाएगा CH3C CH3 CH2 और हाइड्रोजन। तो ये फिर से 1 डिग्री से, ये फिर से लेस स्टेबल से बन चुका है मोर स्टेबल, ठीक है, यहाँ पे फिर से ये लेस स्टेबल से बन चुका है मोर स्टेबल। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चला कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा? तो उसके लिए आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या बताता है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या बताता है यहाँ पे? ये हमें उस शिफ्ट के बारे में बताता है कि कौन सबसे पहले शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले शिफ्ट होता है हाइड्राइड एंड देन फिनाइल एंड देन एल्काइल बोल सकते हैं हम, और एल्काइल में भी चेंजेस हैं, ठीक है, एल्काइल में भी चेंजेस हैं। समझ में आ रहा है? पूरा अगर प्रॉपर ऑर्डर देखा, अभी तो 3 चीजें हमने देखी है, तो उन 3 चीजों का तो ट्रेंड ये है, सबसे पहले अगर तीनों ही चीजें होंगी तो वहां पे सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा और फिर फिनाइल को शिफ्ट कर सकते हैं और फिर एल्काइल को ही हम शिफ्ट करेंगे। नॉर्मल अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑर्डर क्या होगा, ट्रेंड क्या होगा? H नेगेटिव हाइड्राइड, PH नेगेटिव, देन यहाँ पे अब आता है मिथाइल। मिथाइल में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। तो ये है हमारा एक्चुअल ऑर्डर, जिस तरीके से हम इसको माइग्रेट कर सकते। समझ में आया? क्या इतना क्लियर है? अब चलो इसी में हम एक और चीज पढ़ेंगे। एक और चीज क्या है? एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। फटाफट से हेडिंग डालो, और ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो हमने पढ़ा उसी के थोड़ा सा आगे हम और बढ़ जाएंगे और अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड शिफ्टिंग।
ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं भाई, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। ये क्या है एक्सटेंडेड शिफ्टिंग का मतलब, हम तब तक शिफ्टिंग करते रहेंगे जब तक हमें प्रॉपर, ठीक है, जब तक हमें प्रॉपर, हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल, उस कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ना मिल जाए, तब तक हम उसको शिफ्ट करते रहेंगे, और इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन ट्राई किए उसमें कोई भी एक्सटेंडेड शिफ्टिंग था क्या, नहीं था, बट अब हम देखेंगे। देखो अगर क्वेश्चन ये आता है एग्जाम्पल CH3, ठीक है, और CH2 कार्बोकेटाइन, चलो हम मान के चल रहे हैं कि ये है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है अभी, ये है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, है ना, 1 2 3 4, ज्यादा हो गया है क्या, ठीक है, चलो इतना नहीं करते हैं, अभी थोड़ा सा हम आसान बना के चलते हैं इसको, 4 डिग्री तक नहीं पहुंचते। ये बन गया हमारा और ये बन गया, चलो ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, अभी हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो कि लेस स्टेबल है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है हमारे पास जो कि कैसा है, लेस स्टेबल है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे शिफ्ट कराएंगे 1,2 शिफ्टिंग, और कैसी शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, ठीक है। किसकी शिफ्टिंग करा रहे हैं हम यहाँ पे, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा रहे हैं। सो ये निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3। अब तक हमने यही पढ़ा था, ये क्या बन गया है, ये 2 डिग्री जो कि उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। लेकिन क्या अब दोबारा से हम इसकी शिफ्टिंग करा सकते हैं, मुझे तो लग रहा है कि हाँ भाई करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी 1 डिग्री था, यहाँ पे 2 डिग्री है, बट अगर ये इधर शिफ्ट होता है और हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो भाई हम इसकी एक और शिफ्टिंग कराएंगे। अब देखो यहाँ पे मिथाइल भी है, यहाँ पे हाइड्राइड भी है, बट हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल हाइड्राइड ही शिफ्ट होगा, मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। क्या शिफ्ट होगा यहाँ पे, हाइड्राइड ही शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। सो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया हमने, ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया, और अब हमारा बन जाएगा CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 CH3, ये बन गया है 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल। तो इस तरीके से जब तक, अभी क्वेश्चन है ना कब तक हम इसको शिफ्ट करते रहेंगे, तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है, ठीक है, क्या कहा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है तब तक हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है तब तक हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। क्या इतनी सी चीज आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई है? अगर आई है तो फटाफट से बताएंगे, नहीं आई है तो उसके लिए एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक और क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं, फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर? सो CH3C इसके साथ हमने लगा दिया, जो PH लिखते थे ना वो क्या है, फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, CH भी लगा दिया। नाउ CH2 कार्बोकेटाइन, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, ये है अब हमारे पास क्वेश्चन। कैसा कार्बोकेटाइन है हमारे पास, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कैसा कार्बोकेटाइन है हमारे पास, 1 डिग्री, जो कि एकदम स्टेबल नहीं है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं। सबसे पहला रूल क्या होना चाहिए, क्या करें हम, 1,2 हाइड्राइड को शिफ्ट करा दो, ठीक है, 1,2 हाइड्राइड को क्या करा दो, शिफ्ट करा दो, तो क्या बनेगा, CH3
CH, यहाँ पे ये चीज एज इट इज रहेगी, CH, CH3, देखो क्या शिफ्ट कराया, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, यही शिफ्ट कराया है हमने। सो C, इसके पास एक हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज, CH3, ये बन गया। अब ये बन गया हमारा 2 डिग्री, ठीक है। कैसा बन गया है ये हमारा, 2 डिग्री बन गया, जो थोड़ा बहुत स्टेबल है। अब देखो क्या होगा, क्या ये और स्टेबिलिटी ला सकता है? हाँ, ये और स्टेबिलिटी ला सकता है। तो हाइड्राइड धर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो फिर से हमें यहाँ पे दिख रहा है 1,2 हाइड्राइड, H नेगेटिव शिफ्ट है, H नेगेटिव शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। फिर से शिफ्ट हो जाएगा ये CH3 CH, फिनाइल ग्रुप लग गया है, CH नहीं, अब यहां से H हट जाएगा, CH3 कार्बोकेटायन, CH2 एंड CH3। अभी कितना बन गया, ये हमारा 3 डिग्री बन गया। लेकिन क्या ये इससे भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है? देखो, अगर फिनाइल के ऊपर कार्बोकेटायन आ जाए, है ना, फिनाइल वाले कार्बन के ऊपर कार्बोकेटायन वाला साइन आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाएगा, ये बेंजाइलिक ग्रुप बन जाएगा और वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। और हमारा काम क्या है कि जब तक स्टेबिलिटी ना आ जाए, जब तक सबसे ज्यादा स्टेबल ना हो जाए, तब तक रिएक्शन को प्रोसीड कराते रहो। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, फिर से हम हाइड्राइड शिफ्ट ही करेंगे। यहाँ पे अभी तक जितनी बार भी शिफ्ट हुआ है, क्या शिफ्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्राइड ही शिफ्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्राइड ही शिफ्ट हुआ है। तो हम इसमें फिर से हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएंगे और ये बन जाएगा हमारा CH3 CH। अब हाइड्रोजन हट गया है, ठीक है। इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज CH और CH3 CH2 एंड CH3। तो यहाँ पे क्या बन गया है, ये 3 डिग्री बेंजाइलिक बन गया है, ये बन गया है 3 डिग्री बेंजाइलिक मोस्ट स्टेबल। तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, जब तक सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन जाता है, ठीक है, क्या कहा, जब तक सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन जाता है, तब तक हम ये शिफ्टिंग कराते रहेंगे। क्या इतना क्लियर है? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? तो यहाँ पे हमने आज की क्लास में रिएक्शन इंटरमीडिएट को किया है पूरा, ओके। अब कल की जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, कल है सैटरडे, कल की जो हमारी क्लास होगी वो लाइव क्लास होने वाली है, जिसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म और टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। क्या इतना क्लियर है? यस, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम कल की क्लास में लाइव डिस्कस करेंगे, ओके। आई होप कि कल मौका मिले हमें लाइव क्लास का, ठीक है। तो बाकी का डिस्कशन अब हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आज का 1 घंटा 7 मिनट की हमारी ऑलमोस्ट क्लास हो गई है, इसको यहीं पे बंद करेंगे हम, क्योंकि अब रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 1 आवर हमारा और लग जाएगा, ठीक है। तो कल एक बढ़िया सी क्लास करेंगे हम, लंबी क्लास करेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल रेडी होके आना है, अपना फ़ोन चार्ज कर कर आना है, बिल्कुल जोश हाई, आपका हम बोल सकते हैं जोश आपका बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनिक के लिए तो सबसे बेस्ट है ना। अगर ये चीज़ नहीं होंगी तो ऑर्गेनिक में हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं अटकेंगे। तो जब हमें पता है कि हम यहाँ पे अटकने वाले हैं, तो उससे पहले क्यों ना अपनी प्रिपरेशन करके चले, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, और अगर है तो आप एक बार लेक्चर्स को दोबारा से देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लाइव क्लास में हम ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म और टाइप्स ऑफ रिएक्शन की इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, एंड आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव बुक्स हैं, आप उन बुक्स से इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।